हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग एपिसोड नंबर 4 लेकर के आ गए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर, है ना। यानी कि हम लोग जो चैप्टर चल रहा है हम लोग का वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये बात आपको पता होगा कि हम लोग का यूनिट्स एंड मेजरमेंट चल रहा है और हम लोग आज लेके आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। टेंशन वाला बात नहीं है, इसमें हम लोग आज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही पढ़ाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो इसका एक पार्ट है और इस क्वेश्चन के इस लेक्चर के अंदर आपको ये चीज़ पता है, बहुत बार हम बता भी चुके हैं पहले भी कि ये जो लेक्चर सीरीज है वो सिर्फ और सिर्फ नीट को टारगेट करते हुए है। लेकिन 11th वाला स्टूडेंट भी इसको देख सकता है, खास करके नीट को टारगेट करते हुए, यानी कि जो नीट का तैयारी कर रहा है उसके लिए, और जो ड्रॉपर है उसके लिए तो श्योरली ये है ही है ना। इसमें हर एक चीज़ आपको बहुत बेसिक से लेके एकदम ऊपर तक बताया जाएगा और इसमें हम जो भी सवाल ले रहे हैं, अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है मेरा जो उस बेसिस पे जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। इसके अंदर हम लोग बस 6 क्वेश्चंस लेंगे। वी विल बी एबल टू टेक 6 क्वेश्चंस। 6 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को अच्छे से बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाने के बाद। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और क्या हम बताएं आपको कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, इस लेक्चर का जो भी इस लेक्चर में हम पढ़ाएंगे एपिसोड 4 में, उसका अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज से इसका हैंड रिटन नोट्स जो कि पीडीएफ फॉर्म में आपको एपिसोड 4 यूनिट्स एंड मेजरमेंट करके मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेक्चर का नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। लेजेंडरी फिजिक्स नवाज आप चैनल सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। अच्छा, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को एकदम जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ाएंगे, आपको एकदम इसका फील आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। और इसके पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये आया कहाँ से, किस लिए ये आया, और स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो रात का बज रहा है 9 और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे ना कि जैसे इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होता है, तो ऐसे तो हम जितना क्वेश्चन हो सकता है उसमें कवर कर दे रहे हैं। इसके बाद वाला जो आएगा एपिसोड 5, हम कोशिश क्या करेंगे, मतलब उसमें हम क्या करेंगे कि जो और क्वेश्चंस होता है ये इसके ऊपर सिर्फ ओनली क्वेश्चंस आपको हम बताए हैं कि एक लेक्चर आएगा, उसके बाद एक वीडियो क्वेश्चंस वाला आएगा। तो क्वेश्चंस वाला जो वीडियो इसके बाद जो आने वाला है, यानी कि एपिसोड नंबर आपका 6, उस एपिसोड 6 में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है उसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस बनता है और जो रिमेनिंग बच गया उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये लेक्चर देखना है, उसी के बाद आपको आगे वाला समझ में आएगा। खैर, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ऐसे भी आप बहुत इधर उधर वीडियो देख के बहुत परेशान होंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो ये वाला टॉपिक है ना, आप मेरा लेक्चर सीरीज देखिएगा। अगर आप मेरा लेक्चर सीरीज प्रॉपरली देखिएगा तो कोई भी चैप्टर जो हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, हम पहले ही बता दिए हैं, जो भी हम पढ़ाते हैं पहले हम बता देते हैं कि हम क्या टारगेट लेके चल रहे हैं। हम यहाँ पर ऐसे ओवरऑल टारगेट सिर्फ नीट को ही टारगेट करके कर रहे हैं, ठीक है। नीट को टारगेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको जेईई मेंस लेवल तक का भी क्वेश्चंस बनवाना है। लेकिन अब आप अभी जो आप क्वेश्चन कर लीजिए, मेरा एक वीडियो देख लीजिए, आपको उससे समझ में आ जाएगा हम किस लेवल तक जाके इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो खैर, हम लोग जेईई मेंस लेवल तक भी जाएंगे और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है यार जो हम जेईई मेंस लेवल का नहीं छोड़ रहे हैं, मतलब छोड़ दे रहे हैं जेईई मेंस लेवल का, उस लेवल तक भी हम लोग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? आप बेसिक मैथ्स, अभी मेरे पास मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद बेसिक मैथ्स का वीडियो आएगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि हम बेसिक मैथ्स को किस लेवल तक पढ़ाएंगे। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन उसी लेवल का आ रहा है। लेकिन मैथमेटिक्स उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा आ रहा है फिजिक्स में। खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। बात अगर करते रहेंगे तो बात तो होते ही चला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं हम लोग अपना एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन का मतलब होता है जो भी आप पढ़ें। आप जो इससे पहले वाला एपिसोड 3 में तो खैर हम लोग दूसरा चीज़ के बारे में बात किए हैं। इससे पहले वाला जो 2 एपिसोड है, उन 2 एपिसोड्स में हम लोग जो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ें उसका फिजिक्स में यूज़ कहाँ करते हैं वो जानना है आज। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन क्या है डायमेंशनल एनालिसिस का? तो डायमेंशनल एनालिसिस जो है इसका बेसिकली 3 एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशंस। एक तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दूसरा एप्लीकेशन है जो कि आपको बहुत कठिन भी लगता होगा, अगर आप कोई भी कोचिंग से है तो आपके पास उसका मॉड्यूल में इस वाले टॉपिक से भी रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, है ना।
यूनिट कन्वर्जन, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट को, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का मतलब होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्विच करना, मतलब केजी से मीटर, केजी से ग्राम एंड सो ऑन। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्विच करने में भी हम लोग को ये डायमेंशनल एनालिसिस काम आता है। तो खैर ये तो आपका आने वाले लेक्चर्स में आएगा, है ना। ये आपका पहला एप्लीकेशन हो गया, ये आपका दूसरा एप्लीकेशन हो गया, ये आने वाला जो लेक्चर है उसमें आएगा। और आपका जो तीसरा एप्लीकेशन होता है डायमेंशनल एनालिसिस का, जो तीसरा एप्लीकेशन होता है वो होता है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब क्या है ना कि आपको क्वेश्चंस में रिलेशन दिया रहेगा कि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो बताइए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको जो गिवन रिलेशंस है उसके मदद से जब आप फॉर्मूला निकालते हैं उसी को बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन। तो खैर ये तो आपको आगे आएगा, ये आपके, है ना, ये आगे आने वाला एपिसोड्स में ये वाला भी आएगा, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन। तो हम लोग आज का जो टारगेट है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग आपको डालना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। होमोजीनिटी, सबसे पहले ये समझना है कि ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी आया कहां से। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जो आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी होता है ये आपको मतलब कि हेल्प करता है टू चेक, सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका फिजिक्स में, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। फिजिक्स में जैसे आप सुने होंगे बहुत इक्वेशन ऑफ मोशन होता है और भी बहुत सारा इक्वेशन होता है। तो वो इक्वेशन डायमेंशनली सही है कि गलत है, मतलब कि वो इक्वेशन सही लिखा हुआ है या उसमें कुछ मिस्टेक है, उसको आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है हम बताते हैं अभी। पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझने के लिए पहले तो एक काम करते हैं, हम इसका स्टेटमेंट ही लिख देते। थोड़ा बोर हो जाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पहले आप आराम से ना, पहले आप लिखिए मत, पहले आप आराम से स्टेटमेंट लिखिए मेरा इसके साथ। आप पहले बोर ना होकर आराम से स्टेटमेंट लिखिए, फिर हम एकदम जबरदस्त एग्जांपल देंगे, एक बार में दिमाग में जाएगा। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या बोलता है? बोलता है ये कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, है ना, थोड़ा नोट्स बनाना बहुत अच्छा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ईच टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन equation must have same dimensions, must have same dimensions as compared to terms on right hand side of द इक्वेशन। क्या लिखे हम? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच टर्म ऑन LHS ऑफ एन इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशंस एज कंपेयर टू द टर्म ऑन द RHS ऑफ इक्वेशन। कहाँ लिखे है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, बहुत सिंपल है। देखो ये इक्वेशन होता है ना, S इज इक्वल्स टू, अभी हम समझाएंगे इसको और अच्छा, टेंशन नहीं लेना, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो जो इसका डायमेंशनल एनालिसिस आएगा वही इसका डायमेंशनल एनालिसिस आएगा और वही इसका भी डायमेंशनल एनालिसिस आएगा। मतलब अगर इसका ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लंबाई होता है, तो लंबाई का जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है दैट इज L। तो ये जो UT है उसका भी डायमेंशनल एनालिसिस क्या आएगा? L। ये जो हाफ AT स्क्वायर है उसका भी डायमेंशनल एनालिसिस कितना आएगा? L, है ना। तब आपका L प्लस L L आएगा। सर कुछ समझ में नहीं आया, बताते हैं अभी। पहले आपको एक काम करना है कि ये ऊपर वाला तो खैर हम मिटा रहे हैं, इसको आप लिख लीजिए नोट्स में, और आपको हम अभी एग्जाम्पल देते हैं, एक बार करके दिखाते हैं आपको, तब आपको दिमाग में बात सेट होगा। बताते हैं आराम से आराम से आराम से बताते हैं। देखिए यही वाला इक्वेशन जो है एग्जाम्पल के लिए ये इक्वेशन हम यहाँ लिखे हैं, इसी एग्जाम्पल को हम ऊपर एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल एनालिसिस क्या हो जाएगा? L। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल एनालिसिस L। मान लीजिए हम UT का निकालते हैं, तो UT में U का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, और आपको पता है कि वेलोसिटी का डायमेंशन एनालिसिस होता है LT-1, इतना तो पता होगा ना, वेलोसिटी का होता है LT-1, और ये जो T लिखा है उसका डायमेंशनल एनालिसिस होगा T, यानी कि ये पावर 1 में से -1 चला जाएगा तो L आ जाएगा, यानी कि U का तो इतना है, T का तो इतना है, तो UT का कितना है? L, यानी UT का डायमेंशनल एनालिसिस L है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1/2 तो नंबर है, नंबर का तो डायमेंशनल एनालिसिस होता नहीं है, तो हम लोग निकालेंगे AT स्क्वायर का। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल एनालिसिस आपको मालूम होगा LT-2, हम निकलवाए थे आप लोग को, और टाइम का स्क्वायर है यहाँ पर, तो यानी कि T का पावर 2,
तो टी का पावर 2 में से -2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा एल, यानी कि AT स्क्वायर का जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो कितना हो जाएगा एल। ये वीडियो में सब रिकॉर्ड हो रहा है बढ़िया से, अरे जबरदस्त रिकॉर्ड हो रहा है सब। यहाँ पर आपको ऊपर में शायद नहीं दिख रहा है, ऊपर में अब दिखेगा, या ऊपर दिखेगा। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि जो S है उसका तो UT आया, सबका देखिए सेम आया, मतलब इसका जो डायमेंशन आया वो भी L, इसका जो डायमेंशन आया ये पूरे का 1/2 का तो डायमेंशन होगा नहीं क्योंकि नंबर है, नंबर कांस्टेंट नंबर का तो डायमेंशनल एनालिसिस होता नहीं है। नंबर का कहाँ कोई SI यूनिट होता है, क्या नंबर का कोई यूनिट होता है, नहीं, तो डायमेंशनल एनालिसिस का क्यों करेंगे हम, ठीक है। नंबर का कभी नहीं होता डायमेंशन, क्योंकि नंबर का कोई मीनिंग ही नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 2 तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हम लिख देंगे 2 मीटर तो बोलेगा अच्छा सर लेंथ का बात कर रहे हैं, 2 kg अच्छा सर मास का बात कर रहे हैं। तो नंबर खाली अकेले लिखा है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो यानी कि आप देख सकते हैं देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इधर मेरे पास जो LHS था इसको लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल एनालिसिस L था इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जो था उसमें ये वाला जो टर्म था उसका डायमेंशनल एनालिसिस आया L प्लस ये जो आपका टर्म था उसका भी डायमेंशनल एनालिसिस आया L, यानी कि ईच टर्म ऑन LHS का हर एक टर्म का जो डायमेंशन है, डायमेंशन इसका कितना है 1, और इसका भी डायमेंशन कितना है 1, क्योंकि आपको पता है कि डायमेंशन का मतलब होता है फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर। तो इसका भी डायमेंशन 1 है, इसका भी डायमेंशन 1 है, इसका भी डायमेंशन 1 है, ठीक है। मतलब तीनों का डायमेंशन सेम है, या ऐसा कह लीजिए तीनों का डायमेंशनल एनालिसिस सेम है। अच्छा, और क्या है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से एक चीज़ आपको दिख रहा होगा कि हम लोग लेंथ को लेंथ से जोड़ रहे हैं। मतलब आपको पता होगा कि S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो ये कुछ नहीं तो मीटर में आएगा, ये भी किस में होगा, मीटर में, भले एक्सेलरेशन और टाइम मिलके मीटर दे देगा, और ये तो खैर मीटर में है ही। मतलब अगर ये मेरा आंसर आ रहा है 5 मीटर तो वो कैसे आया होगा 5 मीटर, इसको 4 मीटर और इसको 1 मीटर जोड़ के आया होगा 5 मीटर। इससे एक बात और समझ में आ रहा है कि सेम ध्यान दीजिएगा, ये टर्म अगर तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम है, डायमेंशन सेम है या डायमेंशनल एनालिसिस सेम है, तो एक तो और बात इस समझ में आया कि जो इस वाले का यूनिट होगा, UT का भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, चाहे तो सॉल्व करके देख लीजिए। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट डालिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम का डालिए सेकंड स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा मीटर, है ना। वेलोसिटी का क्या होगा मीटर पर सेकंड, और इसका क्या होगा टाइम का सेकंड कट जाएगा तो इसका आ जाएगा मीटर। मेरा बस यही सिंपल सा कहने का मतलब है कि इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से एक और बात समझ में आता है। ये तो क्लियर होता ही है कि जो आपका यहाँ वाला का डायमेंशन होगा इन सब का भी सेम होगा, ये तो क्लियर होता ही है। एक और बात समझ में आता है जो कि ये है कि सेम यूनिट वाला क्वांटिटी भी ऐड होता है। सर अभी भी नहीं समझे, अरे आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 5 kg को आप 10 न्यूटन से जोड़ सकते हैं, नहीं, ये तो आपका मास है, और मास कभी भी फोर्स से ऐड नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से ये बात तो समझ में आता है, उसके साथ साथ एक और चीज़ नया भी समझ में आता है कि सेम यूनिट वाला क्वांटिटी ही ऐड हो सकता है, वैसे ही सेम यूनिट वाला क्वांटिटी ही सब्सट्रैक्ट हो सकता है। आप 4 मीटर को 1 मीटर से घटा सकते हैं, 4 मीटर को कभी भी आप 4 kg से नहीं घटाएंगे, कोई लॉजिक नहीं बनेगा उसका, ठीक है। तो यानी कि सेम यूनिट वाला क्वांटिटी ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट हो सकता है। ओके सर, तो अब इस बात को हम लोग क्या करते हैं, ये जो अभी हम बोले आपको, इस बात को अभी हम लोग यहाँ लिखते हैं ये वाला एग्जाम्पल के लिए। अब तो ये लिख चुके हैं, तो हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, जिसमें से आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता चुके हैं अभी जस्ट, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, मतलब इसको हम लिख दे रहे हैं बस ऐसे ही। ये जो आया एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल आपको बहुत बढ़िया से कॉपी में ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। अगर आप बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब कॉपी तो करना पड़ेगा स्टार्टिंग से, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा, नीट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको पता है ये बात बहुत बेसिक सा बात है कि कंसिस्टेंट तो सर रहना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कंसिस्टेंसी कभी कभी ब्रेक भी होगा, लेकिन बार बार उठ के फिर से वापस आना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अचीव करना है तो और कोई ऑप्शन नहीं है, बार बार उठ के वापस तो आना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हम लोग को बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, ऊपर तक जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा बात है ना कि इंटरेस्ट लेके आना, ठीक है। फिजिक्स आप जैसे बहुत लोगों को क्या होता है फिजिक्स में, खास करके जो नीट एस्पिरेंट, हम ऑब्वियसली यहाँ पर नीट एस्पिरेंट की बात कर रहे हैं, बहुत लोग का क्या होता है प्रॉब्लम कि फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं रहता है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में रहता है, फिजिक्स बहुत लोग का रहता भी है, हम वो अलग केस है। मतलब जिसका लेकिन नहीं होता है तो उसको हम बोल रहे हैं भाई कि इंटरेस्ट फिजिक्स में बनाना पड़ेगा। जब तक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा, जब तक जानने का इच्छा नहीं होगा, तब तक आप नॉलेज पूरा अच्छा से ग्रैब नहीं कीजिएगा, और नॉलेज ग्रैब नहीं कीजिएगा तो न्यूमेरिकल फंसेगा, 100% फंसेगा। क्या हम डायरेक्ट कहाँ न्यूमेरिकल में हम जा रहे हैं, हम ये सब क्यों बता रहे हैं, ये सब बताया एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है, समझाया क्यों जा रहा है, इतना समझाने को इतना टाइम क्यों दे रहा है, हम यहाँ पर ये सब आपको क्यों बोल रहे हैं, पढ़ाने आए हैं तो, ताकि आपको ये बेसिक बात समझ में आए कि
सबसे पहला चीज़ क्या है, सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, हमको एग्जाम के लिए, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, भले ही कॉम्पिटेटिव के लिए कर रहे हैं, फिर भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। जब तक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक आप 11th वाला कंटेंट को 12th वाला कंटेंट से कनेक्ट नहीं कर पाइएगा। भाई जिस स्टूडेंट को 11th वाला चीज़ में इंटरेस्ट होगा वही ना चाहेगा कि 11th वाला को 12th वाला से संबंध बनाए, और उसी का फिजिक्स स्ट्रांग होगा। ठीक है, कैलकुलेशन, टाइमिंग, ये सब मैटर करता है। कैलकुलेशन भी स्ट्रांग हो तो मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा, उसमें तो पसीना बहाना पड़ेगा, कैलकुलेशन बार बार करना पड़ेगा, तब जाके होगा। कैलकुलेशन में बहुत लोगों का गलती होता है, तो वो तो खैर पसीना बहाने से आएगा कैलकुलेशन। ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट को पढ़ने का इच्छा, ये कहाँ से आएगा? ये तो मेंटालिटी दिमाग में सेट करना पड़ेगा खुद से। खैर, तो ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, हम लोग वापस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपको क्लियर होगा ना। आप जिसका टाइम वेस्ट हुआ वीडियो आगे बढ़ा ले, कोई बात नहीं, तो ये क्लियर होगा। तो यहाँ से ये वाला 5 मीटर, 4 मीटर, 1 मीटर, ठीक है, तो मतलब कि सेम तरह का यूनिट वाला क्वांटिटी ऐड होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ऑल्सो द क्वांटिटीज, ऑल्सो द ऑब्वियसली फिजिकल क्वांटिटीज with similar quantities with similar SI unit can be added or subtracted, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, बट एक ट्विस्ट है यहाँ पर, एक ट्विस्ट है। जैसे मान लेते हैं कि हमको पता है, हम क्या, देखिए इसका मतलब, इसका हम सिमिलर मतलब बताते हैं। जैसे एग्जांपल हम इसका पहले दे देते हैं, फिर हम अपना नेक्स्ट पॉइंट पे स्विच करेंगे। देखिए हम क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं F इज इक्वल्स टू M माइनस A, ऐसा इक्वेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, गलत है। फोर्स है, फोर्स तो न्यूटन में मेजर होता है, और मास मेजर होता है kg में, और एक्सेलरेशन मेजर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये मास और एक्सेलरेशन आपस में कभी भी माइनस नहीं हो सकता है। ये आपको नोट्स इसका आपको मिल जाएगा, कभी भी माइनस नहीं हो सकता है, कभी भी माइनस नहीं हो सकता है, कभी भी माइनस नहीं हो सकता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम इसी वाले में अगर हम बोले ऑल्सो, यहाँ पर देखिए एक और पॉइंट लिख देते हैं, ऑल्सो द क्वांटिटीज विथ, यार ऐसा नहीं, बट लिखना चाहिए, बट द क्वांटिटीज with different units can be added or subtracted। क्या मतलब है? लेट मी एक्सप्लेन, एग्जाम्पल देते हैं। डिफरेंट, ये सॉरी कैन बी मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड, और मतलब और नहीं लिखना चाहिए, स्लैश डिवाइडेड। अब स्लैश का मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही चीज़ होता है, समझाने के लिए है ना, एंड डिवाइडेड और सब्सट्रैक्टेड, और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अंग्रेजी से क्या मतलब, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे हमको पता है कि हम फोर्स बराबर लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, एकदम सही है ये। कैसे सही है? मास का भले ही kg है, एक्सेलरेशन का भले ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दोनों का यूनिट डिफरेंट है, फिर भी हम लोग डिफरेंट यूनिट वाला क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब दो डिफरेंट यूनिट वाला क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है। और अगर हम ऐसे इसी को लिख दें, फोर्स बाई मास इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, तो ये वाला चीज़ भी पॉसिबल है। इसका यूनिट तो न्यूटन है और इसका यूनिट है kg, फिर भी ये दोनों का डिवाइड करना या ये दोनों का मास और इसका मल्टीप्लाई होना पॉसिबल है। आई होप आपको ये मेरा जो भी बात हम बताएं वो आपको एकदम क्लियर होगा। ठीक है, अब हम लोग प्रोसीड, यहाँ तक क्लियर एकदम। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे आगे, और अब हम लोग बात करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में इसके ऊपर, और एक कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा बात है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं जो कि आपसे थ्योरी में पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग स्विच करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। मिटा दिया जाए इसको, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, मिटा दिया जाए। ओके, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। Now we will be interested in discussing the important points. Important points में हम लोग मतलब वही आपका जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है उसी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, मतलब कि जो आपसे थ्योरी में, असर्शन में, ये सब में, एम्स में भी, ये सब में जो में भी है, एम्स में हो गया या एम्स का PYQ में भी, आई थिंक सो होना चाहिए ऐसा, अब उतना हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। लेकिन क्या है कि आपको ये प्रिंसिपल हम बताएं, आपको हम जो भी पढ़ाएंगे वो कंप्लीट पढ़ाएंगे, कंप्लीट पूरे तरीके से। आपको फिर और कोई वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो भी टॉपिक आप मेरे से पढ़ लिए यूट्यूब पे, आपको और कोई वीडियो, कोई कंटेंट, कोई और कहीं से एक्स्ट्रा थ्योरी कुछ नहीं करना पड़ेगा।
एज इट इज़ जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आपको कॉपी में लिखिए, उसको समझिए, जहाँ का क्वेश्चन बनाना है वहाँ का क्वेश्चन बनाइए। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि हम जो 6 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसके बाद वाला जो लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, वो सारा आपका बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, हम अभी आपको होमवर्क भी देना स्टार्ट करेंगे। अब आपको बताएंगे भी कि हम जैसे फाइल्स जो भेज रहे हैं उसमें होमवर्क भी अटैच करके देना स्टार्ट करेंगे। इवन जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका ये जितना भी टॉपिक्स है इसमें उसका कंबाइन करके एक 36 क्वेश्चन वाला पीडीएफ आपको मिलेगा, और उस पीडीएफ में 36 क्वेश्चंस रहेगा, और उसमें जितना भी इसमें टॉपिक्स है वो सारा टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो वो भी तब आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो वो मटेरियल प्रैक्टिस वाला वो सब हमको बताते जाएंगे जब वो मटेरियल अब आएगा तब। ऐसे अब मेरा जितना वीडियो आने वाला है उसमें हम नोट्स के साथ साथ क्वेश्चन, नोट्स में जो क्वेश्चन है वो सब तो अटैच हो ही रहा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस जो है वो भी हम अटैच करेंगे। तो आपको टेंशन लेने का बात नहीं है, हम जैसे जैसे आपको मटेरियल बताते जाएं, अगर आप उसको भी फॉलो कीजिएगा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। हाँ, PYQ वाला एक बुक खरीद लीजिएगा, उसको भी हम आपको मतलब कि उसका भी जो फाइल होता है वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन आप खरीद लीजिए तो ठीक रहेगा। तो देखते हैं आज हम क्या करते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट का जो PYQ वाला फाइल होता है उसको आज हम डाल देते हैं। कहाँ डालेंगे? टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसका? वही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वही किसका? प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी का, प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या है? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इससे आपको एक बात और समझ में आएगा कि डायमेंशनल एनालिसिस का कमी क्या है। जैसे एक चीज़ आपको एक समझ में आ रहा है इससे कि अगर मेरे पास इक्वेशन है, मान लेते हैं S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो इससे ये मालूम चल रहा है कि ये L है, यहाँ से भी मालूम चल रहा है कि ये L आता है ये वाला, और यहाँ से भी आता है L। ठीक, तो मतलब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है आपका, इज डायमेंशनली करेक्ट। और अगर इस इक्वेशन से आप कोई न्यूमेरिकल बनाते हैं, मान लीजिए मोशन अंडर ग्रेविटी का, या कोई भी न्यूमेरिकल इससे बनाते हैं ये वाला इक्वेशन का यूज़ करके, खास करके मोशन अंडर ग्रेविटी में या फिर काइनेमेटिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल इससे बनाते हैं, तो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट एंड न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। मतलब इसे न्यूमेरिकल बनाने से भी सही आंसर आएगा, न्यूमेरिकली ऑल्सो करेक्ट। क्यों सही आंसर आएगा न्यूमेरिकल बनाने से? क्योंकि इस वाले इक्वेशन में आप डेरिवेशन जब इस वाले इक्वेशन का करते हैं, 9th क्लास में आप इसका इक्वेशन को ड्राइव किए होंगे ग्राफ से, यहाँ कैलकुलस से ड्राइव करना है, तो जब आप इसको 9th क्लास में ड्राइव किए होंगे तो 1/2 आता है। लेकिन 1/2 आने से क्या इसको कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, यही कमी है। सर अभी देखते हैं क्या कमी, देखते हैं यहाँ, देखते हैं, देखिए अब क्या प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए इसको हम लिख देते हैं S इज इक्वल टू UT प्लस AT स्क्वायर, मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं। अब इसका डायमेंशन निकाली, तो अब इसका डायमेंशनल एनालिसिस कीजिए, इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा L, क्योंकि इसका तो L ही होता है। UT का कितना आ जाएगा? UT का भी आ जाएगा L, और AT स्क्वायर का भी क्या आ जाएगा? L। कैसे आ गया L? AT स्क्वायर का L कैसे आया पता है आपको? एक्सेलरेशन का होता है LT-2, एक्सेलरेशन का होता है LT-2, और टाइम का होता है T स्क्वायर, तो दोनों मिलके यहाँ पर क्या आ जाएगा? L आ जाएगा। आई थिंक सो कि इसमें कोई दिक्कत वाला बात आपको नहीं होगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन है, क्या ये वाला इक्वेशन न्यूमेरिकली सही है? क्या इस इक्वेशन से हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो मेरा आंसर सही आएगा? नहीं आएगा। न्यूमेरिक वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट का वो इससे गलत आएगा। लेकिन ये वाला इक्वेशन जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इससे मेरा आंसर 100% करेक्ट आएगा, बिकॉज दिस इज अ करेक्ट फॉर्मूला। व्हाई? बिकॉज हियर इज अ एक्स्ट्रा फैक्टर 1/2 एंड दैट 1/2 इज मिसिंग ओवर हियर। यहाँ पर 1/2 नहीं है, जिससे ये तो, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस क्या बोल रहा है? डायमेंशन एनालिसिस बोल रहा है कि ये फॉर्मूला सही है। कैसे सही है? क्योंकि इधर का भी L, इधर का भी L, इधर का भी L, तो ये तो बहुत एक कमी हो गया डायमेंशन का, कि वो इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। एप्लीकेशन है ना ये डायमेंशन एनालिसिस का, कि यहाँ का इक्वल होगा तो इक्वेशन सही है, लेकिन ये इक्वेशन न्यूमेरिकली तो गलत है। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तो सही है, लेकिन न्यूमेरिकली ये इक्वेशन क्या है? गलत। तो यानी कि, लेकिन यहाँ पर यही सिमिलर टाइप का इक्वेशन, ये डायमेंशनली करेक्ट था, न्यूमेरिकली करेक्ट था। मतलब अगर मेरे पास जैसे ये वाला इक्वेशन है, दिस इक्वेशन लिखते हैं हम, जो बात बोले भी लिखते हैं हम, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट न्यूमेरिकली रॉन्ग, क्योंकि उससे क्वेश्चन गलत बनेगा, डिस्प्लेसमेंट का आंसर गलत आएगा।
ठीक है, तो इस दोनों से क्या समझ में आया? इस दोनों से यही समझ में आया कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो न्यूमेरिकली करेक्ट हो भी सकता है, और अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो न्यूमेरिकली रॉन्ग भी हो सकता है। मतलब एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट भी हो सकता है और न्यूमेरिकली रॉन्ग भी हो सकता है। एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन न्यूमेरिकली करेक्ट भी हो सकता है और न्यूमेरिकली रॉन्ग भी हो सकता है। यानी कि अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब हम यहां पर लिख देते हैं कंक्लूजन क्या है इसका। कंक्लूजन यही है कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो सकता है, कभी कभी, समटाइम्स, है ना, समटाइम्स। और अगर डायमेंशनली सही है तो न्यूमेरिकली गलत भी हो सकता है। मतलब कि बोथ द केसेस आर पॉसिबल, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर अब बताइएगा ये सही लाइन है कि नहीं, है ना। देयरफॉर स्टेटमेंट हम लोग ये बोल सकते हैं, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, a dimensionally correct equation may be numerically wrong, मतलब अगर मेरे पास एक इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो वो न्यूमेरिकली करेक्ट भी हो सकता है और न्यूमेरिकली रॉन्ग भी हो सकता है। लेकिन क्या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हमेशा न्यूमेरिकली रॉन्ग होता है? नहीं, कभी कभी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन न्यूमेरिकली भी करेक्ट हो जाता है, इसलिए यहां लिखे हैं मे बी। तो अगर आपको ये कहीं स्टेटमेंट मिले तो ये स्टेटमेंट एकदम क्या होगा? एकदम ट्रू होगा। और इसका वाइस वर्सा भी सही होगा। वाइस वर्सा मतलब अगर मेरे पास डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट है तो मे बी न्यूमेरिकली करेक्ट भी हो सकता है, न्यूमेरिकली रॉन्ग, दोनों चलेगा। देन इट मे बी न्यूमेरिकली रॉन्ग और न्यूमेरिकली करेक्ट, दोनों चलेगा। चलिए समझ गए होंगे आप, मतलब आपको देखना पड़ेगा दोनों ही तरह। तो ये तो एक डीमेरिट हो गया ना, क्लियर है ये एकदम पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर ये स्टेटमेंट आपको मिल सकता है एग्जाम में, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो उससे कुछ पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते, ज़्यादा बात को लंबा नहीं खींचते हैं, ठीक है, ऐसे भी बहुत लंबा वीडियो हो गया है और लंबा वीडियो आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जल्दी से, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, ठीक है। हम लोग चलते हैं अब दूसरे पॉइंट पे। बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं हुआ है, आपको देखना ही चाहिए इतना, बीच में थोड़ा सा हम मोटिवेट भी कर दिया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे, तो हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, ये तो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, मान लेते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस, वही वाला है, हाँ इसको भी चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यू प्लस ए टी, ठीक है। तो ये इक्वेशन का v का आएगा LT-1, क्योंकि ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी का भी आ जाएगा LT-1, और ये एक्सेलरेशन का आ जाएगा LT-2, और ये टाइम का आ जाएगा t, यानी ये हो जाएगा LT-1 प्लस माइनस, और ये मिलके हो जाएगा LT-1, फिर यहाँ भी हो जाएगा LT-1। यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो वेलोसिटी का है वही इसका भी है, वही इसका भी है। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली भी करेक्ट है और न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, तो न्यूमेरिकली हम लोग सोचें तो न्यूमेरिकली भी तो सही दिख रहा है, यही इक्वेशन होता है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो ये न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया, सॉरी, न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। लेकिन अब देखिएगा, बट ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर मेरे पास यही इक्वेशन ऐसे रहता, तब ये वेलोसिटी का आएगा आपका LT-1, ये वाला वेलोसिटी का भी आ जाएगा LT-1, और इसका तो खैर t आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हो गया न्यूमेरिकली गलत, या न्यूमेरिकली तो या ऐसे लिखिए ना, डायमेंशनली गलत है। पहले समझिए पहले, ये इक्वेशन हो गया डायमेंशनली गलत। डायमेंशन वेरीफाई हो पा रहा है नहीं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। यहाँ का सेम कहाँ है? क्या आप टाइम को वेलोसिटी से जोड़ सकते हैं? नहीं, देखिए टाइम को वेलोसिटी से कहाँ जोड़ सकते हैं? टाइम और वेलोसिटी अलग अलग क्वांटिटी है, और एडिशन हमेशा दो सेम क्वांटिटी का होता है। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली ही गलत आ रहा है,
मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो फिर उसको आप न्यूमेरिकली चेक ही मत करिए। न्यूमेरिकली तो ये 100% रॉन्ग होगा। जब डायमेंशनली गलत है तो न्यूमेरिकली 100% रॉन्ग होगा। तो इसका स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे? इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट देन इट विल बी श्योरली न्यूमेरिकली रॉन्ग। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई इक्वेशन न्यूमेरिकली सही हो और डायमेंशनली गलत आ जाए, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो डायमेंशनली अगर रॉन्ग है तो न्यूमेरिकली क्या होगा? न्यूमेरिकली भी रॉन्ग होगा। लेकिन अगर डायमेंशनली सही है तो न्यूमेरिकली सही भी हो सकता है, न्यूमेरिकली गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, यहां लिख देते हैं हम कंक्लूजन क्या है इसका। कंक्लूजन यही है, इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग, डायमेंशनली माफ कर देना स्पेलिंग के लिए, डायमेंशनली रॉन्ग, देन इट इज ऑलवेज, हमेशा हमेशा, ऑलवेज हमेशा हमेशा न्यूमेरिकली रॉन्ग। तो ये हम लोग बात किए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। ठीक, ऑलवेज लिखे हैं, लेकिन इसके पहले वाला कंक्लूजन में ऑलवेज नहीं लिखे थे, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकली करेक्ट का भी चांस था, न्यूमेरिकली इनकरेक्ट का भी चांस था। ये बात समझिए, मेरा दोबारा रिपीट कीजिए, वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा रिपीट कीजिए, वापस जाइए कंक्लूजन पे, दोबारा देखिए क्या बोले हम। यहां पर हम लिखे हैं कि ऑलवेज न्यूमेरिकली रॉन्ग, लेकिन पिछले वाले स्टेटमेंट में, पिछले वाले एग्जाम्पल में न्यूमेरिकली रॉन्ग भी हो सकता है, न्यूमेरिकली करेक्ट भी हो सकता है। ऑलवेज वर्ड का हम यूज नहीं किए हैं। खैर, हम पहले पानी पी लेते हैं, फिर हम लोग, अब ये थ्योरीज का खत्म हो गया। दोबारा रिपीट कीजिए, दोबारा देखिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपना जो 6 सवाल का टारगेट था उसके ऊपर। चलिए, तो हम पहले पानी पी लेते हैं, फिर आपको 6 सवाल करवाते हैं। हाँ गाइस, तो हम लोग वापस आते हैं और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें आपको एक इक्वेशन दिया है एक्स का, और ये इक्वेशन दे करके आपको बोल रहा है कि ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो जैसा कब कब बताए थे हम, बेसिक से लेके आपको हम ऊपर तक लेके जाएंगे, 6 क्वेश्चन करवाएंगे, इससे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इसका कवर हो जाएगा। और जो भी और अदर तरह का क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो भी है, जो बचेगा, या फिर इजी क्वेश्चंस, जो भी जेट टाइप का क्वेश्चन जो बचेगा, उसको हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एपिसोड में कर लेंगे, क्योंकि और नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन वाला होगा, ये बात भी आपको पता है। तो यहाँ पर मेरे पास, जैसे आप देख सकते हैं कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी हमको बोला गया है, और ये इक्वेशन दिया है जहाँ पर एक्स का मतलब डिस्टेंस है, टी का मतलब टाइम है, और बाकी ए बी सी डी का डायमेंशन हमको निकालना है। तो बहुत सिंपल है, देखिए आपको बताते हैं इसका सॉल्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज़ करना है। क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको पता है कि सेम तरह का क्वांटिटी ही हमेशा ऐड होता है। तो ये डिस्टेंस है जो कि मीटर में नपता है, तो अगर ये 10 मीटर होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 10 मीटर होगा तो ये वाला होगा आपका 5 मीटर। अगर ये वाला आपका 1 मीटर होगा, ये वाला आपका 1 मीटर होगा दूसरा वाला, फिर ये वाला आपका हो जाएगा 1 मीटर, और ये आपका मान लीजिए हो जाएगा 7 मीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये चारों का चारों मीटर में होना चाहिए, तब जाकर के ही ये आपका डिस्टेंस आएगा। मतलब क्योंकि ये भी डिस्टेंस है तो ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे पहले कि पहले इसका सोचते हैं ए का। तो ए का तो बहुत आसान है, ए का तो एक्स ही के बराबर होगा, मतलब ए तो अकेले है यहाँ पर, तो ए का तो एल ही होगा डायमेंशन। भाई ये मीटर में होना चाहिए ना, तब ना भाई ये इस मीटर से ऐड हो रहा है, तो इसलिए इसका एल हो जाएगा सिंपल, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है एक टाइप का लंबाई होता है, तो इसलिए उसको एल से लिखते हैं। डिस्टेंस को हिंदी में दूरी बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को दूरी नहीं बोलते हैं हिंदी में, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। तो खैर, हम लोग अब आते हैं वापस बीटी पे। तो जो बीटी है उसका भी डायमेंशन किसके जैसा होगा? एक्स के जैसा होगा। बीटी का भी डायमेंशन किसके जैसा होगा? एक्स के जैसा होगा। लेकिन एक्स का तो आपका डायमेंशन एल है, एक्स का डायमेंशन तो एल है, तो इसका मतलब है कि जो बी है उसको डायमेंशन अपना एल टी -1 करना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ेगा? ताकि ये जो टाइम है उसका जो टी आ रहा है वो ये 1 और ये -1 कैंसिल हो जाए, और तब मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पर ये दोनों सॉल्व होकर खाली एल बचेगा। आई रिपीट, यहाँ पर जो बीटी है उसका ये डायमेंशन होना चाहिए, तब आपका -1 और ये 1 कैंसिल होगा, और तब यहाँ पर ये जो आपका एल है वो आएगा। और अगर एल आएगा तभी है ना बात बन पाएगा। बात क्या बन पाएगा कि ये वाला जो बीटी है वो भी तब डिस्टेंस कहलाएगा। कब कहलाएगा वो डिस्टेंस? कब कहलाएगा? जब आपका ये एक्स का अगर एल है तो ये वाले का भी एल आएगा। उसके लिए हम लोग बी को क्या करेंगे कि ऐसे ले लेंगे। क्या ले लेंगे? बी को एल टी -1, तब ये -1 और 1 कटेगा, तब खाली एल बचेगा। क्लियर है? यानी देयरफॉर
मेरे पास b का डायमेंशन क्या आना चाहिए, b का डायमेंशन आना चाहिए एल टी माइनस 1। ऐसे दिमाग लगाना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किसका है फिर ये सी टी स्क्वायर का, वैसे ही लगाइए उसका भी। भाई सी टी स्क्वायर का डायमेंशन लेके क्या आना है, एल लेके आना है, बताएं आपको हम। तो उसके लिए टी का तो टी स्क्वायर आएगा, तो उसके लिए सी को बेचारा को क्या आना पड़ेगा, सी को होना पड़ेगा एल टी माइनस 2, तब ना ये -2 और 2 मिलकर के एल दे देगा। यानी कि सी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 2। सी का डायमेंशन क्या आएगा, एल टी माइनस 2। आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत है। अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत है तो देखिए हम आपको बताते हैं दूसरा तरीका। अगर ऐसे समझने में दिक्कत है, बहुत लोग को हो रहा होगा अगर, तो देखिए दूसरा तरीका। मान लीजिए आपको बी का निकालना है, तो बी को रहने दीजिए। एक्स, ये जो बी टी है उसको एक्स से कंपेयर कीजिए, तो बी टी और एक्स को इक्वल लिख दिए। बी का निकालना है डायमेंशन, तो ये टी को भेज दीजिए नीचे। टी को कहाँ भेज दीजिए, टी को भेज दीजिए नीचे। तो एक्स का हो जाएगा एल और टी का हो जाएगा, टी का तो टी होता है, देयरफॉर बी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं एल टी माइनस 1। ये भी तरीका ठीक है निकालने का। वैसे ही यहाँ से भी आप कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसा आपको तरीका ठीक लगे, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जिस टर्म का निकालना है उसमें से जो टर्म है उसको नीचे भेज के निकाल लीजिए। अब जैसे देखिए ना, इसका निकालना है मान लीजिए, चलिए यहाँ कर देते हैं नेक्स्ट लास्ट पार्ट। मान लीजिए हमको डी का निकालना है, तो डी टी, तो इसका आना क्या चाहिए, ये मीटर में आना चाहिए, मीटर में आना चाहिए, मतलब इसका डायमेंशन इसके इक्वल आना चाहिए। ये मीटर में क्यों आना चाहिए, क्योंकि मीटर मीटर वाला ही टर्म ऐड होकर के मीटर देगा। ये मीटर क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो यानी इसका मीटर होना पड़ेगा। तो डी टी का पावर 3 जो है वो एक्स के बराबर होगा, और एक्स का डायमेंशन क्या है, एक्स का डायमेंशन है एल। तो ये डी को अलग कर देते हैं और ये टी का हो जाएगा टी का पावर 3, यानी यहाँ से डी का डायमेंशन आ जाएगा, ये टी का पावर 3 नीचे चला जाएगा, तो यानी एल टी माइनस 3। टी का पावर 3 नीचे गया तो ऊपर जाकर के फिर -3 हो गया। क्लियर है ना, ये टी का पावर 3 नीचे गया, पॉजिटिव में पलट करके हो गया -3। तो ये आपका डी का आ गया, यानी कि ये आपका हो गया आपका ए का, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, ये डी का हो गया। तो ए का है एल, बी का है एल टी माइनस 1, सी का है एल टी माइनस 2, और ये मैच का फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है। तो ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस बनाना है। आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइए कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हम देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको हम मिटाते हैं। तो आप अपना ज़िंदगी में मौज कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको कमेंट करके बताना है। मौज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं उस टाइप का क्वेश्चन भी आपको मतलब कि PYQ में मिल जाएगा। देखते हैं, बनाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं ताकि थोड़ा एक ग्रिप बन जाए, एक पकड़ बन जाए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के ऊपर। अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है ना कोई भी पॉइंट, तो आप कोशिश कीजिए कमेंट करने का, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि कमेंट को पकड़ के और उसका पूरी जवाब दे, ठीक है ना। कुछ भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो आप कमेंट कर बताइए। अच्छा, एक चीज़ और कमेंट करके बताइएगा, आप लोग जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग मतलब ठीक है, ये बताना तो अच्छा नहीं लगता है कि मेरा सेकंड ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप है। बस ये बता दीजिए कि कमेंट करके जो लोग एकदम डेडिकेटेड है कि हाँ सर हम सिर्फ नीट के लिए ही पूरा जम के तैयारी कर रहे हैं, ऐसा जो लोग हैं वो लोग कमेंट करके लिखिए ये चीज़ बस कमेंट में, ठीक है। हमको बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब कितना लोग तक ये रीच हो पा रहा है वीडियो का। तो वीडियो का रीच होना इंपॉर्टेंट तो है ही, तभी हम मोटिवेटेड रहेंगे आप लोग के लिए ज़बरदस्त वीडियोस लाने के लिए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बात नहीं करते हैं और हम लोग वापस आते हैं आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इसके बाद, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका F लिखा है, F इक्वल्स टू फोर्स दिया है AT प्लस बेटी स्क्वायर, AT प्लस बेटी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर T का मतलब क्या है, टाइम, T का मतलब है टाइम, ये F का मतलब क्या है, फोर्स, ठीक। आपको बोला है फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B। A और B का डायमेंशन बताइए, जिसमें कि पहला ऑप्शन है MLT माइनस 3 एंड MLT माइनस 4। दूसरा ऑप्शन है MLT माइनस 1 एंड MLT टू द पावर 0, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है MLT माइनस 4 एंड MLT। कमेंट करके आपको बताना है आपको कौन सा ऑप्शन
है वीडियो आप पॉज करके, इसलिए ऑप्शंस हम लिख रहे हैं ताकि आप क्वेश्चंस एकदम प्रॉपर वे में अटेम्प्ट कर पाएँ। एंड ml²t-4। चलिए क्वेश्चन लिखने वाला जो है उसको आप पार कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो आप इसको बताइए क्या है नहीं है, ठीक है। सही आंसर इसका क्या है नहीं है, कैसे। ऐसे ऑप्शन लिखने में तो कभी कभार गलती हो सकता है, लेकिन अगर हम लोग उसको वीडियो में सॉर्ट आउट कर लेंगे। बाकी आप ट्राई कीजिए, अपना जो आंसर आ रहा है उस पर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है और बताना है सही आंसर क्या है। सही आंसर खुद पहले ट्राई कर लेना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस पर। ये नहीं कि यार अगर ऑप्शन में कुछ गलती हुआ तो कोई बात नहीं, मतलब कोई बात तो कैसे नहीं, बात तो है, लेकिन फिर उसको हम लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी जल्दी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए अब सॉल्व करते हैं, मेरा मौका, ये आ गया मेरे मौके सॉल्व करने के। देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले आपको यहाँ पर पूछा है डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, मतलब यहाँ ए और बी का। तो अभी जस्ट आपको हम बताएं कि जैसे कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है फोर्स का, उसका हम लोग निकाल सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन करके। मास का m, एक्सेलरेशन का LT-2। तो ये फोर्स का आता है, याद रखने आपको बोला गया था। तो अगर फोर्स का MLT-2 है तो ये भी पक्का फोर्स रहा होगा, ये भी पक्का फोर्स रहा होगा। मतलब अगर ये 5 न्यूटन आंसर आ रहा है तो ये 4 न्यूटन होगा, ये 1 न्यूटन, एग्जाम्पल के लिए। मतलब ये भी फोर्स होना चाहिए, ये भी फोर्स होना चाहिए, तभी आंसर में क्या मिलेगा, फोर्स। तो हम लोग करके देखते हैं एक बार। पहले हम लोग क्या किए कि F को कंपेयर करते हैं AT से। हमको A का निकालना है ना, डायरेक्ट आप ऐसे ही कीजिए, ऐसे ही अगर आपको आसान लग रहा है तो। A का अगर आपको निकालना है, A का, तो आप A का अगर आपको निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, T को नीचे भेज दीजिए, तो F/T हो जाएगा, और F का आ जाएगा MLT-2 और T का आ जाएगा T। तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा MLT-3। कैसे -3 हुआ, क्योंकि ये वाला जो T है ये ऊपर चला गया। तो जब ये T ऊपर चला जाएगा तो उसका पावर नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ -3 आ जाएगा। आई डोंट थिंक सो कोई इसमें दिक्कत होगा, ये A का निकल गया। वैसे हम लोग B का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये वाला जो आपका F है उसको BT² से कंपेयर कर लीजिए। तो F = BT², F = BT², क्योंकि अगर ये न्यूटन तो ये भी न्यूटन, इसलिए दोनों कंपेयर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो B का आपको निकालना है, ये ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं ताकि ये बता सके कि डायमेंशनल इक्वेशन बना रहे हैं। जब भी हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन बनाते हैं तो उसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग B निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, F अपॉन, यहाँ नीचे में आ जाएगा T²। तो फोर्स का हो जाएगा MLT-2 और ये टाइम का हो जाएगा T का स्क्वायर। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, MLT-4। कैसे हुआ -4, ये T ऊपर, T का पावर 2 ऊपर जाके नेगेटिव हो गया तो -4। यानी कि B का भी यही आया, A का भी ये आया। तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका, अरे सारा फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो रहा है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये आप करेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत होगा, कहीं पर बहुत कोई परेशानी आ रहा है या फिर कोई ऐसे बहुत ज़्यादा भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका, आपको पढ़ाई से रिलेटेड नहीं और भी कुछ अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका पूरी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने का, ठीक है ना। और अगर कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम होगा तो हम उसको, जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट एपिसोड आएगा, उसमें आपको बोल के भी समझाएंगे, ठीक है ना। आपका नाम लेकर के आपको बोल के समझाएंगे कहाँ दिक्कत आ रहा है, इसको ऐसे करो, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं जो भी है जो भी बात है ना। हम उसका पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का, आपका नाम लेके आपको बताने का कि ऐसे कीजिए। लेकिन हाँ, वो तो इस एपिसोड में अगर आप कमेंट कीजिएगा तो ऑब्वियसली अगले एपिसोड में आपका नाम आ पाएगा। खैर, तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, एनर्जी = B-x²/AT। ठीक है, आपको खुद से क्वेश्चन को ट्राई करना है और तब सही ऑप्शन जज करना है। लेकिन इस बार A × B करने बोला है, यानी A और B का जो भी डायमेंशन आएगा उसको मल्टीप्लाई करने बोला है, ठीक है। और आपको बाकी सारा चीज़ दिया हुआ है कि E का मतलब है एनर्जी, X का मतलब है डिस्टेंस, T का मतलब है टाइम। आइए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे करना है। सबसे पहले आपको एनर्जी, आपको A और B का पूछा गया डायमेंशंस, राइट। तो आपको पता है कि A और B का अगर निकालना है तो आपको B का तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल रहा होगा डायमेंशन क्या होना चाहिए। B का डायमेंशन होना चाहिए आपका L²। क्यों? क्योंकि जो B है वो x² में से माइनस हो रहा है, और x क्या है, x एक टाइप का डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का आपको पता है डायमेंशनल एनालिसिस होता है L। तो अगर इसका L है तो x² का L² हो जाएगा, और L² में से ही L² माइनस होगा, यानी इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, L⁻²। मतलब ये आपका जो A है ये और कुछ, B है वो ये और कुछ नहीं तो एरिया होगा। सर ये एरिया कैसे हो जाएगा, क्योंकि एरिया का ही मीटर स्क्वायर होता है ना, तब ना मीटर का L और एक और मीटर का L। गेटिंग? मतलब
मतलब ये अगर एल स्क्वायर है तो ये भी क्या होगा, एल स्क्वायर, क्योंकि सेम चीज से माइनस होता है, सेम क्वांटिटी से माइनस होता है। एरिया हमेशा एरिया से माइनस होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि एरिया लेंथ से माइनस हो जाए। यस, चलिए ये आ गया मेरा बी का। अब आपको ए का निकालने बोला गया है, ए का। तो ए का निकालना तो बहुत आसान है, ए को यहाँ भेज देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए का अगर हम लोग निकालेंगे और ये ई को नीचे भेज देते हैं, तो बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई ई को नीचे ई टी। ठीक, अच्छा ये b का कितना है, एल स्क्वायर, इसका भी एल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको एक ही बार लिखना है ना। जैसे समझिए मेरा बात, एक ही बार एल स्क्वायर ऊपर में लिखना है, इन दोनों का एल स्क्वायर कैसे, एक ही बार। एरिया का मान इस, ये b है मान लेते हैं 5 मीटर स्क्वायर, और ये x है मान लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर, तो आंसर आएगा 3 मीटर स्क्वायर। तो एक ही बार लिखिएगा ना, मीटर स्क्वायर एक ही बार लिखते हैं ना माइनस करके, तो इसलिए यहाँ पर जो एल स्क्वायर है वो भी एक ही बार लिखना है, दोनों के लिए एक। ठीक है, फिर ये एनर्जी का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, याद करने बोले थे, और टाइम का होता है टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, तो m माइनस 1, ठीक है ये वाला। अच्छा, उसके बाद फिर ये t माइनस 2 है और यहाँ 1 है, तो माइनस 2 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2 और 1 हो जाएगा, माइनस 2 और 1 हो जाएगा माइनस 2 और 1 हो जाएगा -1, तो वो -1 चला जाएगा ऊपर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा t का पावर 1, मतलब उसको हम लोग लिख सकते हैं m माइनस 1 टी। तो यानी a का आया m माइनस 1 टी और b का आया l टू द पावर 2, b का आया l टू द पावर 2। अच्छा, मल्टीप्लाई करने बोला है, तो a और b को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू b कर देते हैं, तो m माइनस 1 टी और यहाँ एल स्क्वायर, यानी कि m माइनस 1 एल स्क्वायर टी। ये सीक्वेंस होता है ना लिखने का, पहले m फिर l फिर t फिर एन सो ऑन। ठीक है, तो m माइनस 1 एल स्क्वायर टी, दिस इज दिस। हाँ, तो ये आपका हो गया इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आजा मैं हवाओं में बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। आजा मैं पनाहों में बिठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। खैर, हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन b। अगर आपको एक फोर्स का इक्वेशन दिया हुआ है a अंडर रूट एक्स प्लस बेटी स्क्वायर, ये आपको फोर्स का इक्वेशन दिया है पिछले क्वेश्चन के जैसा, और ये वाला जहां तक मेरे ध्यान में आ रहा है तो ये एम्स का PYQ है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बोला है जहां पर वेयर, आपको पता है ये चीज, f का मतलब है फोर्स, ठीक, x का मतलब है डिस्टेंस, t का मतलब है टाइम, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और आपको ऑप्शंस तो खैर नहीं दिया है, तो आपको क्या पूछा है, a बाई बी पूछा है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको, आइए a बाई बी पूछा है, तो कैसे करना होगा इसको, सबसे पहले क्या करना होगा, a बाई बी करना है। तो बहुत आसान है, आपको पता होगा कि ये फोर्स का डायमेंशन होता है MLT माइनस 2, तो ये वाले का भी क्या हो जाएगा, MLT माइनस 2, इसका भी हो जाएगा MLT माइनस 2, और ये वाले का भी हो जाएगा MLT माइनस 2, ये सबका हो जाएगा MLT माइनस 2। हाँ, क्योंकि भाई फोर्स से ऐड होगा, न्यूटन से ऐड होगा, इसलिए जो इसका डायमेंशनल एनालिसिस वही इन सब का भी। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से कि अगर हम लोग f को चाहेंगे हम लोग, तो वो a अंडर रूट एक्स से कंपेयर कर सकते हैं। a का निकालना है ना, तो a को लिख सकते हैं f अपॉन अंडर रूट एक्स, तो f का है MLT माइनस 2 और आपका x का हो जाएगा l, क्योंकि x एक टाइप का डिस्टेंस है। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ML, और ये ऊपर जाके हो जाएगा L माइनस 1/2, ऊपर जाके -1/2, और ये t का पावर -2। भाई इसको इसके इक्वल हम क्यों लिखें, इसको इसके इक्वल लिख रहे हैं, इसका मतलब हम ये नहीं कि ये और ये इक्वल है। भाई इक्वेशन में तो f जो है इन दोनों के सम के इक्वल है, हम ऐसे इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो इसका डायमेंशन वही इसका डायमेंशन, वैल्यू वाइज इक्वल नहीं है। वैल्यू वाइज इक्वल मतलब अगर ये 5 न्यूटन है तो ये 2 न्यूटन होगा और ये 3 न्यूटन होगा, तो वैल्यू वाइज ये इक्वल नहीं है, लेकिन न्यूटन ये लोग का यूनिट इक्वल है, वही हम किए हैं। ठीक है, यूनिट को इक्वल किए हैं, ये मत सोचिएगा सर इक्वेशन ही चेंज कर दिया पूरा। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -1, तो यानी कि आ जाएगा ML, ये 1 है तो 1 में से ये जाएगा तो 1/2 आएगा, t माइनस 2, यह आपका आ गया a का। सिमिलरली आप b का निकालिए, तो b का निकालने के लिए आप इस वाले को इससे कंपेयर कीजिएगा, यानी कि f इज इक्वल्स टू बेटी स्क्वायर, f इज इक्वल्स टू बेटी स्क्वायर, इसका जो डायमेंशन आएगा वही इसका भी होगा। तो ये f का हो जाएगा MLT माइनस 2, b का तो ऐसे ही रहेगा, और ये t का हो जाएगा सॉरी इसका t स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी b का यहाँ से आ जाएगा MLT माइनस 2 अपॉन t स्क्वायर, ऊपर ये चला जाएगा जब तो हो जाएगा MLT माइनस 4। ठीक है,
अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, ये दोनों को डिवाइड मार देंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। अब क्या करेंगे, ए और बी को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ए अपॉन बी। तो ए का डायमेंशन है एम एल 1/2 टी माइनस 2 और बी का है एम एल टी माइनस 4। तो एम से एम कट जाएगा, ये एल ऊपर चला जाएगा तो 1/2 एल माइनस 1 और ये टी माइनस 2 टी का पावर 4 ऊपर जाएगा तो टी का पावर 4, यानी आधा में से ये जाएगा तो हो जाएगा -1/2 और यहाँ से हो जाएगा टी का पावर 2। ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं, दोनों को डिवाइड करने बोला था तो एम एम कट गया, एल ऊपर गया तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, आधा में से -1 जाएगा तो माइनस आधा, और फिर यहाँ पर तुम्हारा मतलब कि -2 से 4 ऊपर गया तो प्लस हो गया, तो -2 से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें बस क्वेश्चन आसान आसान है ना, देखते हैं अगर बहुत इजी क्वेश्चन है तो फिर आपको हम होमवर्क ही बोल देते हैं वो। ठीक है, देख लेते हैं हम जैसा रहेगा। नहीं, एक बढ़िया ठीक ठाक क्वेश्चन है ना, तो हम लोग करते ही हैं। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हम जैसा बोले हैं तो हम करेंगे ही। 5 नंबर पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे, आवाज का दरिया हूँ, बहता हूँ मैं नीली रातों में, मैं जागता रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 होगा कि 5 होगा, ये 5 हो जाएगा। इसमें बोला है अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वी प्लस बीटा अपॉन वी स्क्वायर, और यहाँ आपको बोला है फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। फाइंड डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। अगर आपका v का मतलब वेलोसिटी है, t का मतलब टाइम है, तो आप अब इसका ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं, आप चारों ऐसे ऑप्शन दिया है, आप जाके नोट्स में से देख सकते हैं, या तो फिर आप हम सॉल्व कर देंगे तो आप फाइनल आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बोला है कि ये v वेलोसिटी है। व्हाट इज v वेलोसिटी, t लिख लीजिए, v वेलोसिटी है, t टाइम है, ये क्वेश्चन में दिया है, और f फोर्स है। अल्फा और बीटा का पूछा है, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इन लोग का डायमेंशन जो होगा वो ये लोग के बराबर होगा, और इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, तब ना ये ऐड होके इसको दे रहा है। यानी कि अगर ये अगर मीटर होगा तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, क्योंकि सेम डायमेंशन वाला ही चीज़ हमेशा ऐड होता है। तो आइए हम लोग इसको इससे इक्वेट करते हैं। पहले अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू एफ वी। सॉल्यूशन पे आते हैं, तो यहाँ से अल्फा कितना मिल जाएगा, अल्फा यहाँ से मिल जाएगा एफ वी टी स्क्वायर। यही डायमेंशनली इक्वल कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये दोनों को उठा के मुंह उठा के बराबर कर दिए, ये लोग का यूनिट इक्वल होगा, तो यूनिट को इक्वल किए। तो यहाँ से अल्फा कितना मिल जाएगा, फोर्स का हो जाएगा mlt माइनस टू, वेलोसिटी का हो जाएगा lt -1, और ये टाइम का हो जाएगा t का पावर 2। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ml इंटू एल क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, -2 और 2 कैंसिल, तो खाली बचेगा t -1। ये अल्फा का आ गया। ऐसे ही बीटा का भी निकालना है, निकाल लीजिएगा। ऐसे ही बीटा का भी निकालना है। बीटा का कैसे निकालेंगे, बीटा अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू एफ वी। ठीक, तो बीटा का निकालना है, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा एफ वी का पावर 3। तो फोर्स का हो जाएगा एम एल टी -2, वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी -1 का क्यूब। क्या किए, ये वाले को इससे इक्वल कर दिए, क्योंकि जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, तो डायमेंशनली दोनों को हम क्या किए हैं, इक्वल किए हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एम एल का पावर, ये 3 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 1 4, और ये -2 और ये -3, क्योंकि ये 3 यहाँ जाएगा और ये 3 यहाँ जाएगा, तो t -3, यानी ये आ जाएगा ml4 t का पावर -5। ये आपका बीटा का आया, तो एक बार हम लोग मिला लेते हैं। ठीक है, आंसर तो बीटा का है ml का पावर 4 t -3 है इसका। अच्छा, और एम एल स्क्वायर टी -1, तो बीटा का टी -3 दिखा रहा है, देख लेते कुछ गड़बड़ी अगर हुआ तो यहाँ पर आप जानते हैं कि फोर्स का होता है mlt -2, और इसका ये तो वेलोसिटी का तो वही होता है। ठीक है, तो यही सही है होगा, है ना, करेक्ट है। अब देख लीजिए, बाकी आपका यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है, तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे, t -5 वाला तो ऑप्शन ही नहीं है। कैलकुलेशन में यहाँ पर कहीं गड़बड़ा गया क्या, देख लीजिएगा एक बार आप। ठीक है, कैलकुलेशन में सर हम क्वेश्चन एक बार मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका अल्फा बाई टी स्क्वायर एफ वी प्लस बीटा बाई वी स्क्वायर। क्वेश्चन तो यही है। ठीक है, क्वेश्चन तो यही है। बीटा का कैलकुलेशन में अगर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो, ठीक है ना, एक सेकंड,
करना तो ऐसे ही है, ठीक है। हो सकता है कि हम जो उसमें दिए होंगे उसी में कुछ गड़बड़ी होगा, खैर आप समझ गया ना करना कैसे है, बस मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है, ठीक है। डायमेंशन इसका और इसका आपस में क्या होगा, सेम होगा, इसलिए दोनों को इक्वल किए। इक्वल करके हम बीटा का निकालने वाले थे, v को इधर भेज दिए तो v का पावर 3 हो गया। वेलोसिटी का होता है LT-1, फोर्स का होता है MLT-2। सॉल्व किए, ये आंसर आया, यही होगा। इसके अलावा कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक भी तो कहीं दिख रहा है, -2 -3 मिलके हो जाएगा -5, L का पावर 3 और ये मिलके 4 हो जाएगा, बाकी ये भी सही है। तो डायमेंशनली बोथ आर करेक्ट, मतलब कि सही आया है, मतलब क्लियर है। आगे बढ़े, ओके। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है पोटेंशियल एनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 6 है पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी। ये भी क्वेश्चन बहुत जगह दिया हुआ था, ठीक है, हर जगह आपको घुमा फिरा के मॉड्यूल्स में मिलेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है A√x अपॉन x प्लस बी, और आपको बोला है a और b कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो बोला है देन डायमेंशंस ऑफ a इंटू बी इज, ए बी इज मतलब a और b को गुना करने बोल रहा है। पहला ऑप्शन दिया है ml5/2 t का पावर -2, दूसरा ऑप्शन दिया है ml3/2 t का पावर -2, तीसरा ऑप्शन दिया है ml1/2 t का पावर -2, और आखिरी ऑप्शन दिए हैं ml7/2 t का पावर -2, ठीक है। तो ये आपको बनाना है, बनाइए। चलिए तो हम लोग देखते हैं u यहाँ पर, व्हाट इज u? u है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, जो आप पढ़ते थे बचपन में, mgh, और जिसका यूनिट याद करिए जूल हुआ करता था। तो वही वाला पोटेंशियल एनर्जी, mgh वाला, ग्रेविटेशनल मान लीजिए, कोई पोटेंशियल एनर्जी होता है यार, ये अब ग्रेविटेशनल हम मान लिए तो mgh लिखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होता है, मैग्नेटिक भी होता है, बहुत सारा होता है, ठीक है। जो भी फोर्स कंजर्वेटिव होता है उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है, मतलब आता है। जैसे फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है तो उसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। खैर हम, अगर आप 11th में तो आप ये सब बात नहीं समझिएगा। खैर ड्रॉपर है, ड्रॉपर के लिए सब बात है, ड्रॉपर के लिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है, ड्रॉपर के लिए सब बात है। आइए आते हैं ड्रॉपर, या फिर ड्रॉपर मतलब ठीक है, ड्रॉप करने का मतलब ये थोड़ी होता है यार कि कुछ बेकार हो गया। ड्रॉपर भी बहुत मेहनत करता है यार, ऐसा थोड़ी है ड्रॉप करके वो तो बल्कि और सीरियस बंदा है जो कि एकदम सीरियसली लिया है लाइफ को, ठीक है। खैर चलिए वापस आते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं अपना, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, आपको निकालना है a इंटू बी करना है। कैसे करना होगा, आप पहले क्या कीजिए कि ये वाला देखिए, आप यहाँ पर ये वाला जो क्वांटिटी है और ये वाला जो क्वांटिटी है, डायमेंशनली हमको चेक करना है क्या है नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि ये x b में ऐड हो रहा है, तो b का डायमेंशन तो आपको पता चल गया कि x के बराबर होगा, हा, क्योंकि b x में ऐड हो रहा है। तो जो x का डायमेंशन होगा वही b का डायमेंशन होगा, इसलिए क्योंकि x और b ऐड हो रहा है, x का मतलब क्वेश्चन में डिस्टेंस बताया है, तो यानी कि b का डायमेंशन क्या हो जाएगा, l के इक्वल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बारे सोचते हैं, किसके बारे, ऊपर वाले के, सॉरी न्यूमरेटर वाले के बारे। तो a जो है वो √x से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या बोले हम, a जो है वो √x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैसे होगा सर, a जो है वो √x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या a और √x का डायमेंशन सेम होगा, देखते हैं, निकालते हैं। आपको इसका चाहिए ना, बहुत सिंपल है, देखिए नीचे वाले का ये है, नीचे वाले का निकालना है u, हमको a का निकालना है ना, तो a का निकालने के लिए इस पूरे को इधर भेज दीजिए, क्या बोले हम, a का निकालने के लिए इस पूरे को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा u x प्लस b, और √x जो है, √x नीचे में चला जाएगा, नीचे आ जाएगा √x, देख लीजिए a का निकालना है, ये और ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम भेज दिए यहाँ, तो ये आपका जो √x है वो कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, बहुत बढ़िया। एनर्जी का क्या हो जाएगा, ml2t-2, सॉरी एनर्जी का होता है ml2t-2, और आपको पता है कि x और b का सिर्फ यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, l, क्योंकि जो x का होगा वही b का होगा, बहुत बढ़िया। और ये जो आपका ये है x, उसका भी l हो जाएगा, क्योंकि x एक डिस्टेंस है,
ठीक है, क्लियर है ना। ये इक्वेशन को ए को निकालने के लिए हम ऐसे किए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए का हम लोग निकाल रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये एल का स्क्वायर था, राइट, तो स्क्वायर स्क्वायर क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एम एल का पावर 3 टी का पावर -2, और ये जब रूट वाला अंदर ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा -1/2, -1/2। अब ये आप जानते हैं ये 3 और ये -1/2 माइनस करने आता ना भाई, 3 दूनी 6, 6 - 1/2 तो 5/2, यानी ये कितना आ जाएगा, एम एल 5/2 टी -2, एम एल 5/2 थी -2, एम एल 5/2 थी -2, फर्स्ट ऑप्शन, एम एल 5/2 टी -2। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब जो भी है इसके बाद वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी है मतलब क्या है इसका जो और सवाल होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपको आराम से सोना है और आपको कोशिश करना है कि ये वीडियो जो आपका दोस्त लोग है उसमें भी बताने का ये बात है ना कि ये बहुत अच्छा लेक्चर सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में गाइस, नया टॉपिक के साथ तो नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चंस जो होता है और ढेर सारा क्वेश्चन उसको करेंगे। फिर उसके बाद वाला वीडियो में हम लोग चलेंगे आपका जो इसका सेकंड एप्लीकेशन है यानी कि कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, उसके ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद फिर जो इसका एक और एप्लीकेशन है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन, उसके ऊपर ऐसे करके सो ऑन जाएंगे। ठीक है, और फिर हम लोग फिर स्विच करते जाएंगे, फिर बेसिक मैथ स्टार्ट करेंगे, वेक्टर शुरू होगा, ऐसे चाहेगा सिलेबस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।